चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलो अब देखो शुरू करते हैं हम लोग आज के लिए 50 क्वेश्चन हमारे, ठीक है ना। 50 बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी का जो मेंस आने वाला हो उनके लिए है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट के टाइप पर एक लगा रहे हैं, ठीक है। इनकी क्वालिटी क्या है कि ये हर चैप्टर से एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, ठीक है। इससे आपका सारे के सारे चैप्टर्स डेली बेसिस पर मिक्स क्वेश्चन के साथ अच्छी खासी आपकी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो भी आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। साथ साथ में जब आप रिवीजन करते हो तो उसमें आपको वो मेथड यूज करने होते हैं जिन्हें आप एग्जाम में यूज करोगे, ठीक है। नहीं फिर बच्चों की शिकायत क्या रहती है, सर एग्जाम में टाइम कम पड़ गया, ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चे बहुत ज्यादा मतलब लेंथी मेथड से करने लगते हैं या अजीब सी ट्रिकें यूज करने लगते हैं जो खाली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बनी हुई होती हैं। अगर उस क्वेश्चन में हल्का सा भी एग्जामिनर चेंज कर लेता है तो फिर वो ट्रिक उनके लिए बेकार हो जाती है, ठीक है। किन क्वेश्चंस में ट्रिक का यूज किया जाता है, किन में ट्रिक का यूज नहीं किया जाता, किन में अप्रोच लगाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो बेस्ट बहुत अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चन करते हो। आज का हमारा 5वां लेक्चर है, ठीक है ना। आज की हमारी 5वीं क्लास है। पिछले 4 हम लोग लेक्चर 50-50 क्वेश्चंस के डाल चुके हैं डेली बेसिस पर, अब आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सारी चीजें पिछले वीडियोस भी देख लेना है जिन्होंने 50 क्वेश्चनों की वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे फिर, ठीक है। अब देखो इसे करने का तरीका क्या है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति का मासिक वेतन, ठीक है। तो एक व्यक्ति का मासिक वेतन, वेतन कितना दिया है 13,500, ठीक है। ये क्या हो गया वेतन, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए है। खर्च कितना है 9,000 रुपए, ठीक है। 9,000 हो गया खर्च। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, ये वेतन है, ये खर्च है, इसका मतलब उसकी बचत भी होगी, ठीक है ना। तो बचत आप निकाल सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। कैसे निकलेगी, अगर वेतन में से खर्च को माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। तो 13,500 में 9,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4,500 बचेगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना। और यहाँ पे आप चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो, चाहो तो आप रेशियो ना निकालो, ठीक है। तो हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशियो किसके बीच निकालेंगे, बचत और खर्च के बीच में। 45 से ये कटेगा, 45 दूनी 90, यानी कि बचत और खर्च के बीच रेशियो कितना आ गया, खर्च और बचत के बीच रेशियो आ गया 2:1, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल सैलरी दी थी, टोटल वेतन दिया था, टोटल वेतन दिया था, खर्च दिया था 9,000, बचत हमने निकाल ली 4,500 रुपए। तो यहाँ से खर्च और बचत का अनुपात आ गया 2:1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको करना क्या है, एलिगेशन मेथड का यूज करना है। सबसे सिंपल तरीका है इन क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है ना। कैसे यूज करना है, इधर पे देखो हमने खर्च लिखा हुआ है, यहाँ पर बचत लिखा है, यहाँ पर दोनों का रेशियो है, ठीक है। तो हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे खर्च कितना बढ़ रहा है 7%, तो खर्च के नीचे हमने लिख लिया 7% इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। बचत, बचत कितने प्रतिशत वृद्धि होगी निकालना है, तो बचत में हमने मान लिया X% वृद्धि हो रही, ये निकालना है, ठीक है। आय कितनी बढ़ रही है उसकी, वेतन कितनी बढ़ रही है 14%, ठीक है ना। तो वेतन को, उसकी इनकम को रख देना है बीच में, 14% क्या हो रही है प्लस हो रही है, ठीक है ना। एक साइड रखना है हमें खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, दूसरी साइड बचत यानी कि सेविंग, और बीच में हमें लिखना है इनकम को यानी कि उसकी आय को, ठीक है। यहां से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 14 माइनस 7 हो गया, और यहाँ पर 14 माइनस 7 किया था तो यहाँ पर x माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया हमारा किसका, खर्च का और बचत का। तो जो रेशियो यहाँ पर है खर्च और बचत का, वही रेशियो हमारा ये लिखा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 14/7 इक्वल टू 2:1, जो हमने शुरू में निकाल लिया था, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 14 माइनस में इधर जाएगा प्लस, 14 दूनी 28, है ना। तो x कितना आ गया 28%, और x का मतलब क्या कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 28% की वृद्धि हुई। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 28% आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में देखा जाता है। जब भी एग्जामिनर को क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब कठिन करना होता है शिफ्ट को, तो उन शिफ्टों में ये डाल दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। ठीक है, यदि 60 लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती है, मतलब पास हो जाती हैं, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, अब देखो लड़के कितने हैं, 60%, 60% सॉरी लड़के कितने हैं 1000 और लड़कियां कितनी हैं 800। ठीक है, 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हो जाती हैं, लेकिन हमें फेल का परसेंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 60% लड़के पास हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब 40% लड़के फेल हो रहे होंगे। टोटल बच्चे कितने हैं 1000, इसका मतलब 1000 में से हम 40% निकालें तो 400 लड़के क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। बट ठीक है, इसके बाद देखो 800 लड़कियां हैं और 50% लड़कियां पास हो रही हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 400 लड़कियां फेल हो गई। बट ठीक है, तो टोटल कितने लोग फेल हो गए 800, कितने में से बच्चे कितने हैं 1000 लड़के और 800 लड़कियां, यानी टोटल बच्चे 1800 हो गए। ठीक है ना, और परसेंट निकालना है 100% से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 800, नीचे आ गया 1800 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 2 से काटोगे तो 2 9 18, ऊपर आ जाए तो 2 चौके 8, 400/9, 400/9 का मतलब कितना हो गया 44.4%। ठीक है ना, 400/9 का मतलब 44.4% हो गया। ठीक है, ये चीज भी आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। जैसे 1/9 का मतलब होता है कितना, 11 से ही 1/9% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 400/9 है, यानी कि 4/9 है ना, 4/9, और ये 100% है। इसी तरह की वैल्यू तो दी हुई है ये। ठीक है ना, तो 1/9 का हमें पता है कितना होता है 11 से ही 1/9। ठीक है, तो 4/9 का क्या होगा, 4 का केवल मल्टीप्लाई करवाया हमने, तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ऊपर वाले नंबरों में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 से ही 4/9। बट ठीक है, तो 400/9% का मतलब कितना हो गया 44.4%। ठीक है ना, चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 60 छात्र हिंदी में सफल होते हैं, 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, ये बताना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना, चलो अब इसमें देखो कैसे करना है। यहाँ पर आप देखोगे 60% छात्र हिंदी में, तो हमने क्या किया 60% छात्र हिंदी में पास हो रहे हैं। बट ठीक है, 45% छात्र संस्कृत में, तो संस्कृत में कितना 45% संस्कृत में पास हो रहे हैं। ठीक है, उनमें से 25% छात्र दोनों में सफल हो रहे हैं, 25% ऐसे हैं जो दोनों में सफल हो रहे हैं, यानी कि हिंदी प्लस संस्कृत दोनों में कितने सफल हो रहे हैं 25% सफल हो रहे हैं। बट ठीक है ना, तो कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए हमें ये बताना है। अब यहाँ पर एक देखो, ये जो दिया है परसेंट पास होने का दिया है, यहाँ भी पास होने का दिया है, और जो 25% है ये भी दोनों लोग पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अगर हम हिंदी और संस्कृत को दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा 105%। बात ठीक है, लेकिन हिंदी और संस्कृत में जितने बच्चे पास हो रहे थे तो वो 100% होना चाहिए, तो ये कितना निकल के आ रहा है 105%। ठीक है, तो 105% बच्चे पास हो गए। बट ठीक है, लेकिन 100% अपने बच्चे काउंट किए जाते हैं, इसका मतलब कुछ बच्चे इसमें भी हैं और कुछ बच्चे इसमें भी हैं, यानी कुछ कॉमन बच्चे भी हैं। तो कॉमन बच्चों की संख्या यहाँ पे दी है 25, तो हम क्या करेंगे इसमें से 25 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 105 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 80% बचेगा। ठीक ना, तो 80% बच्चे वो हैं जो पास हो गए, है ना। तो अगर इसने पूछा होता कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं तो 80% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन उसने असफल बच्चे पूछे हैं, तो असफल बच्चों का परसेंटेज कितना हो गया 80% पास हो गया, इसका मतलब 20% क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। बट ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ी सी जल्दी जल्दी करवाएंगे ताकि
अब 50 क्वेश्चन करवाने का मतलब है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करना है 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट के अंदर आपके 50 क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए बात, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्पीड में भी हमें करना है। अब यहाँ पर देखोगे आप अगला क्वेश्चन, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात दिया है 5:3। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत बताना है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 अधिक है। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर कितना है 5 का, टीवी कितनी है 3 की, दोनों के बीच अंतर कितने का है 2 का। इसका मतलब 2 का मान दिया है हमें 5500, है ना। रेफ्रिजरेटर टीवी से 2 अधिक है, यहाँ पे कितना दिया है 5500 अधिक है, तो 2 का मान दिया है हमें 5500, तो हम 1 का मान निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 0, ये 1 का मान आ गया। रेफ्रिजरेटर की कीमत पूछी है, रेफ्रिजरेटर कितने का है 5 का, तो 1 का मान ये है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 2750 मल्टीप्लाई 5, बट ठीक है। यानी ये आ जाएगा 0, 5 पना 25, 5 सत्ते 35, 37 37, 5 दूनी 10 और 11 12 13, 13,750 रुपए। रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी आएगी 13,750 रेफ्रिजरेटर की कीमत आ जाएगी, ठीक है। तो ये अंतर डिफरेंस देने वाला क्वेश्चन है। इसे चाहो तो आप एक्स मान के भी कर सकते हो कि 5x माइनस 3x बराबर हमें दिया है 5500, फिर x की वैल्यू आएगी, फिर 5x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, एक कार तथा एक जीप प्रत्येक को 2,40,000 रुपए में बेचा गया। कार का 20% हानि पर, जीप को 20% लाभ पर बेचा गया। पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसे करने में बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, ठीक है ना। चलो इसे भी करके देखते हैं अपन। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको सीखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, एक कार तथा एक जीप प्रत्येक को 2,40,000 में बेचता है, यानी चाहे कार हो चाहे जीप हो, दोनों को 2,40,000 में बेच रहा है। मतलब कार को भी 2,40,000 में, जीप को भी 2,40,000 में, ठीक है। सेम प्राइस पर बेच रहा है, कहने का मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस एसपी क्या है बराबर है, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा पहली कार हो गई ये, और ये हो गई मान लो जीप हो गई, ठीक है। पहली कार क्या है 20% हानि होती है, 20% का मतलब कितना 1/5, हानि हो गई तो कितने में बिकी 4 में, यानी 5 की चीज थी और कितने में बिकी 4 में, ठीक है। जो कार थी 5 की थी, कितने में बिकी 4 में, हानि हो रही है, यानी ये हमारा हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। सेम इसी तरह दूसरी वाली के साथ 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है मतलब 5 की थी बिकेगी कितने में 6 में बिकेगी, तो 5 रुपए सीपी हो गया और सेलिंग प्राइस 6 रुपए हो गया, है ना। प्रॉफिट हो रहा है तो 5 + 1 6 कर देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, ये जो पहली लाइन बोल रहा है कि दोनों को एक ही प्राइस पर बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है बराबर, तो ये 4 है और ये 6 है, तो दोनों को कर लेंगे बराबर। तो बराबर करने के लिए क्या, 4 और 6 का एलसीएम 12 है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई और 6 को 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर रहे हैं तो 3 का यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 का 6 में कर रहे हैं तो 2 का यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 × 15 रुपए, और इसका 5 दूनी 10 रुपए। ये कितने बिकेगी 4 × 12 रुपए और ये भी 6 दूनी 12 रुपए, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर आ गया, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पर देखोगे टोटल सीपी कितना आ गया 15 + 10 25 रुपए, यानी 25 की थी दोनों चीजें, और टोटल बिकी कितने में 12 + 12 24 रुपए में बिकी, बट ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, एक जीप की सेलिंग प्राइस हमें दी है ना, मतलब एक जीप की देख लो या एक कार की कितनी दी है 2,40,000। अब एक जीप या एक कार कितने में बिक रही है 12 में, यानी 12 की वैल्यू दी है 2,40,000, है ना। 12 की वैल्यू दी है 2,40,000, तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे 12 दूनी 24, और ठीक है 12 दूनी 24, ठीक। तो कितना आ गया 20,000, हमारी एक की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है पूरे सौदे में लाभ या हानि, ठीक है। तो 25 की थी और बिकी कितने में 24 में, तो क्या हुआ 1 रुपए का लॉस हुआ, है ना, और 1 रुपए की वैल्यू आ गई 20,000, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा लॉस ऑफ ₹20,000, 20,000 का नुकसान हुआ, बट ठीक है।
चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा से एक बार रिवर्स करके देख सकते हो, पीछे करके हल्का सा देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम को थोड़ा सा लेंदी बना देते हैं, बात ठीक है ना। और इन क्वेश्चनों को सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ता है बस, है ना, क्योंकि सिलेक्शन के लिए यही क्वेश्चन मायने रखते हैं। बाकी सारे जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, उन्हें तो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन यही क्वेश्चन दिलाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने परसेंट का लाभ होता, ठीक है, कितने रुपए का लाभ होता, ठीक है। तो कह रहा है इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 990 रुपए। जब 990 में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। वो कह रहा है इसे 890 में बेचो, 8 से 890 में बेचो। तो पहले तो हम इसका सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 990 उसका क्या है, एसपी, इसमें 100/110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 99 कटेगा 900, ठीक है। तो 900 आ गया सीपी। अब 900 की चीज थी, उसने कितने में बेची, 890 में बेची। इसका मतलब कितने का नुकसान हो गया, 10 रुपए का नुकसान हो गया उसे, यानी कि 10 रुपए लॉस, ठीक है, 10 रुपए का नुकसान हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर वो ये पूछता कितने परसेंट का नुकसान हुआ, तो 10 रुपए का नुकसान हुआ, कितने में से, सीपी कितना है 900, तब नीचे आ जाता 900 और मल्टीप्लाई 100%, बट ठीक है, ये परसेंट में आ जाता आपका, लेकिन रुपए में पूछा है तो 10 रुपए आंसर हो गया सीधा सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 12 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने अभी कल परसों भी करवाया था। यहाँ पर 20% हानि है और 10% लाभ है, और 12 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो 20% हानि और 10% का लाभ, यानी कि इनके बीच अंतर कितने का हो गया, 20 की हानि 10 का लाभ, यानी कि 30 का अंतर हो गया, 30% का। और इस 30% की वैल्यू दी है हमें, 30% की वैल्यू दी है 12 रुपए, है ना, 12 रुपए अधिक। अब हम 3 से काट देंगे तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 रुपए आ जाएगी। अब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 40 रुपए आ जाएगी। और 100% का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, तो 40 इसका आंसर आ गया, बट ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को इन क्वेश्चन को करना है। भी कल परसों भी मैंने किसी तरह का क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाना चाहिए ताकि उसे उस वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त हो, बट ठीक है ना। तो यहां पर देखो सीपी, एसपी, एमआरपी, हमें तीनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाना चाहिए कि उसे 10% का डिस्काउंट भी दे दे, छूट भी दे दे, और 8% का प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। तो डिस्काउंट की बात की है तो हम एमआरपी को 100 रुपए मान लें, आप कहोगे बिल्कुल। 10% का डिस्काउंट है तो इसका मतलब 100 की चीज है, कितने में बिकी, 90 में बिकी, 10 रुपए के 10% के डिस्काउंट के साथ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 8% का। तो एसपी हमारा 90 है और 8% का क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। सीपी निकाल सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 8% का प्रॉफिट है तो 100/108 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 से इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 से कटेगा ये 10, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 तियां 12, ये कटेगा 25, यानी ये सीपी आ गया हमारा 250/3, ये आ गया सीपी, ठीक है। और एसपी कितना आ गया, 90, और एमआरपी कितना आ गया, 100, बट ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर एक चीज देखोगे, यहाँ 250/3 है, यहाँ 90 है, यहाँ 100 है। अगर ये 3 ना होता तो अपना काम इजी हो जाता, यानी कि हम क्या करें, 3 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 तियां 27, यानी 270 हो गया, ये कितना हो गया 300, यानी हम बोल सकते हैं सीपी कितना निकल आया 250, एसपी कितना निकल के आया 270, है ना। एमआरपी कितना निकल के आ गया, एमआरपी निकल के आ गया 300, पर ठीक है। अब उसने पूछा क्या है कि क्रय मूल्य को अंकित मूल्य पर कितना बढ़ाया गया, तो 250 की चीज थी, 300 लिख दिया गया, यानी बढ़ाया कितना, 50, कितने में से, 250 में से। परसेंट में निकालना है, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है।
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 पन्ना 25, 5 से 100 कटेगा 20%, ठीक है। और हमें पता है इस तरह के एक और क्वेश्चन करवा दिए थे, तो जिन बच्चों ने किया होगा उनका अभी तक आंसर आ गया होगा, ठीक है। चलो, और ये मैंने पहले ही बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, एक आदमी 5,000 की धनराशि का कुछ भाग 4% और शेष 5% पर साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना है, 5,000 रुपए, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 रुपए है, बट ठीक है। तो पी हमें दिया है 5,000, वो कह रहा है इस 5,000 में इसका एक भाग 4% पर और जो दूसरा भाग है वो 5% पर साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। उससे 2 वर्ष के बाद, यानी बात कितने सालों की हो रही है, 2 सालों की हो रही है, 2 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 440 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब साधारण ब्याज की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, 440 मिल रहा है 2 साल में। साधारण ब्याज मैंने पहले ही बताया कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रहता है, यानी पहले साल 220 रुपए मिला होगा, अगली साल फिर 220 रुपए मिला होगा, बढ़ के हो गया 440 रुपए, बट ठीक है ना। तो उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात बताना है, मतलब कि पहले कितना था, बाद में मतलब दूसरा भाग कितना था, दोनों का अनुपात बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे एलिगेशन से बड़े आराम से कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, ठीक है, दोनों का कंबाइंड वाला हमारा बीच में आना चाहिए, बट ठीक है। तो कंबाइंड वाले में क्या कह रहा है कि टोटल ब्याज कितना है 440, एक साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 220 रुपए होगा, है ना। और एक साल का ब्याज मिल कितने में से रहा है, मिल रहा है हमें 5,000 में से मिल रहा है टोटल, अगर देखोगे आप, बट ठीक है, और मल्टीप्लाई 100%, तो ये आप देखोगे ये कितना आ जाएगा हमारा, जीरो से जीरो, 2 जीरो ये कट गए, 5 चौके 20, पॉइंट 5 चौके 20, 4.4, बीच में कितना आ जाएगा 4.4 आ जाएगा, यहां से माइनस करोगे तो 0.6 आ जाएगा, यहां से माइनस करोगे 4.4 माइनस होगा तो 0.4, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट है कैंसिल हो गया, 4 और 6, 2 से काटोगे तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2, यानी दोनों भागों का अनुपात कितना आ गया, 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा, और ठीक है ना। तो बड़े आराम से हम लोग एलिगेशन का यूज करके सिंपल तरीके से इसे आराम से एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, जो कि टाइम बर्बाद करते हैं बच्चों का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि के 1/5 है, यानी साधारण ब्याज यानी ऐसा ही, उस राशि यानी पी का 1/5 है, 1/5 है ना। 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसा ही अपन पी निकाल सकते हो, पी यहाँ आ जाएगा तो 1/5, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा ही 1 रुपए है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन 5 रुपए है। टाइम हमें दिया है कितना, टाइम दिया है 4 साल, आर हमें निकालना है, सिंपल हो गया क्वेश्चन, है ना। यानी हम क्या लगा देंगे, ऐसा ही इक्वल टू PRT/100, ठीक है। ऐसा ही कितना है 1 रुपए, पी कितना है 5 रुपए, आर क्या है निकालना है, टी कितना है 4 साल बटे 100, 5 चौके 20 और 20 पंचे 100, तो आर कितना आ गया 5% आर आ जाएगा, ठीक है ना। आर कितना आ जाएगा 5% आर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, देखो कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाती है, ठीक है। ये भी अच्छा टाइप है क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं पेपर में। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 5 साल में कितना हो जाएगा 520 रुपए, और 7 साल में कितना हो जाएगा, 7 साल में हो जाएगा 568 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम गैप देखते हैं, यहाँ कितने साल का गैप है, आप कहोगे 2 साल का गैप है, यहाँ पर कितने साल, कितना मतलब गैप हो जाएगा, 568 में 520 हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 48 रुपए, ठीक। इसका मतलब 1 साल में कितना बड़ा होगा, 1 साल में बड़ा होगा 24,
2 साल में 48 बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 24। ठीक है, हमें बताना क्या है? वह धनराशि ज्ञात करना है। कौन सी धनराशि थी? यानी कि पी की वैल्यू हमें बताना है। अब इसके बाद या तो पहली वाली कंडीशन ले लो या दूसरी वाली, मतलब या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, है ना। 5 साल बाद 520 रुपए हो जाते हैं। हर साल का ब्याज कितना है? हर साल का ऐसा ही 24 रुपए। तो अगर 5 साल का ब्याज देखोगे तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 रुपए। 5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 120। 1 साल का ब्याज 24 रुपए, 5 साल का 120। तो अगर हम इसमें से मिश्र धन में से 120 माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो जब 520 में से 120 माइनस करोगे तो 400 बचेगा। इसका मतलब मूलधन कितना आ जाएगा? 400 रुपए मूलधन आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से आपको देखना है, इसे भी बढ़िया से समझना है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 10 साल में दोगुनी हो जाती है। वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, आपने ये वाले क्वेश्चन भी सीखे होंगे कि पहले दोगुनी हो रही है, फिर 4 गुनी हो रही है। ठीक है, 4 गुनी हो रही है मतलब दोगुनी हो रही है 2 रुपए मान लो, 4 गुनी हो रही है मतलब 4 रुपए मान लो। तो यहाँ पर देखोगे 2 का स्क्वायर बन जाता है ना, जितना अमाउंट यहाँ पर उतना ही है। तो 2 की पावर 2 बन रहा है, तो जितनी पावर है 2 की पावर 2 वर्ष में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 20। तो कितने साल में 4 गुनी होगी? 20 साल में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब 10 साल में 2 गुना, तो अगले 10 साल में फिर 2 गुना हो जाएगी, यानी टोटल 4 गुना होगी। बट ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह अपने 8 गुनी कितने में होगी? 8 गुनी का मतलब 2 की पावर 3, है ना। 8 गुनी यानी कि 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3। यहाँ पे पावर कितनी है? 3, और 6 3 18, यानी कितने साल लग जाएंगे? 18 साल लग जाएंगे। बट ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अक्सर पेपर में आ जाते हैं ये वाले। ठीक है, चलो अगला देखो। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए है, तो धनराशि बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक 2 साल के लिए आता है अंतर और एक 3 साल के लिए आता है। ठीक है, तो 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CI माइनस SI, यानी कि अंतर बराबर, है ना, अंतर बराबर, डिफरेंस भी लिख सकते हो इसे, अंतर बराबर PR/100 की पावर 2। ठीक है, ये 2 साल के लिए ही लगाना है और कहीं पे आपको नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो CI और SI का अंतर कितना है? 8 रुपए। P हमें निकालना है, R कितना दिया है? 4%, नीचे क्या आ गया? 100 आ गया, पावर कितना? 2। ठीक है, 4 से 100 कटेगा 25, तो 8 बराबर P गुणा 25, है ना, 25 का स्क्वायर यानी 1 बटे मतलब 25 गुणा 25। अब P बराबर कितना आ जाएगा? 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, है ना। और या फिर ऐसा कर लो, 25 इंटू 25 625, और 625 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 5000 आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 25, तो 25 दूनी 50 यानी 5000। ठीक है, तो कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई वगैरह के लिए मैंने आपसे कहा था कि LCM SCF आपको ढंग से सीख लेना है। ठीक है ना, और नंबर सिस्टम, 2 चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम भी मैंने आप पढ़ा रखा है और LCM SCF भी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो जिनने नहीं देखा है तो देख लेना अभी जाके। ठीक है, चलो आगे देखो। यदि ब्याज त्रैमासिक, है ना, त्रैमासिक यानी क्वार्टरली की बात हो रही है, बट ठीक है, यानी हर 3 महीने में ब्याज मिलती है, तो जब भी 3 महीने में ब्याज मिले तो हम क्या करते हैं? रेट में 4 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, चलो, तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 हो जाएगा? ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 32,000। अब देखना, इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है पूरा, है ना। 9 महीने, 9 महीने हमने कहा, ये क्या है? टाइम। 9 महीने का मतलब 9/12 साल, हमेशा साल में लिया जाता है टाइम। बात ठीक है, तो टाइम में कर देना 4 का गुणा, तो टाइम में करेंगे 4 का गुणा, 4 तिया 12, 3 तिया 9,
यानी 3 साल की बात हो रही है बात, ठीक है। कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की। 4 का गुणा क्यों किया हमने? क्योंकि त्रैमासिक यानी क्वार्टरली की बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई कितना है? 5044, यानी इसमें कितना अमाउंट 3 साल में ऐड हो गया? 5044 रुपए ऐड हो गया। तो मिश्र धन कितना आ गया होगा? ये तो हमारा सीआई हो गया 5044। मिश्र धन क्या हो गया? इसे ऐड कर दो इसमें तो मिश्र धन पता चल जाएगा। यानी कि 5 2 7 और 0 4 4, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 32,000 और ये आ गया हमारा 37,044। क्यों? क्योंकि हमने सीआई को भी उसमें ऐड कर लिया बात, ठीक है। अब ये देखो दोनों हमारे 4 से कट जाएंगे, तो 4 से हम काटे दे रहे हैं। 4×8 = 32 यानी 8,000, ठीक है। और इसे 4 से काटोगे, 4×9 = 36, बचा 1, 4×2 = 8, 4×6 = 24, 4×1 = 4, बट ठीक है। तो 3 साल में आ गया कितना? 8,000 रुपए 3 साल में 9,261 हो जाता है, बट ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देखना है, सीआई का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। 3 साल है तो यहाँ पर क्यूब बन रहे होंगे, 2 साल होता तो स्क्वायर बन रहे होते, 4 साल होता तो पावर 4 बन रही होती, ठीक है। तो क्यूब है यानी कि 8,000 देखो 20 का स्क्वायर होता है। 8,000 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। और 9,261 किसका स्क्वायर होता है? एक क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है, बात ठीक है। तो जैसे ही हमने क्यूब हटा दिया तब ये 1 साल पे बात आ गई, यानी 1 साल पे 20 रुपए 21 रुपए हो जाता है। तो कितना बढ़ गया? 1 रुपए। कितने में से बढ़ गया? 20 में से बढ़ गया। मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो 20 से 100 को काटोगे कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा, ठीक है। 5% आएगा। अब आप कहोगे सर दर तो हमारी निकल आई 5%, है ना। दर कितनी निकल आई? 5% निकल आई, है ना। लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं है, तो ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि ये त्रैमासिक है ना। और दर में मैंने कहा था 4 से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल दर जो निकल के आएगी, जो क्वेश्चन में होनी चाहिए, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×5 = 20, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। बच्चे 5% देखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार ऑप्शन में भी 5 लिखा रहता है और लगा के चले आते हैं, ठीक है। तो त्रैमासिक था, क्वार्टरली था, तो जो भी आर निकला था हमने उसमें 4 का कर दिया मल्टीप्लाई, हमेशा आपको करना है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक समायोजन तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए, तो ये वाला अभी हमने करवाया था। अंतर बराबर P ब्रैकेट में R कितना है? 10, नीचे 100 और पावर 2, 0 से 0 कटा, 40 बराबर P मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा, ठीक है। और 100 का गुणा 40 में करोगे तो 4,000, यानी P कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। बड़े आराम से कर सकते हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 बर्तनों A और B में दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। मतलब एक बर्तन में A/B कितना है? 4:3। दूसरे में A/B कितना है? 2:3, ठीक है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी आधा आधा रह जाए, ठीक है। तो मतलब दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाना है। और कैसे मिलाना है कि मिल्क और वाटर दोनों आधे आधे रह जाएं, यानी कि आधा आधा का मतलब 1:1 रह जाए, बट ठीक है। तो इसे हम एलिगेशन से करेंगे, इस तरह के क्वेश्चनों को एलिगेशन से ही किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एलिगेशन से करने के लिए वैल्यू 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेशियो में दिया है, तो या तो हम A को लेके चलेंगे या B को लेके चलेंगे। तो चलो A को लेके चलते हैं अपन। A की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है? 4 बटे 4 + 3 7, टोटल वैल्यू नीचे। ऐसा नहीं करना है कि 4/3 कर दो तो गलत हो जाएगा, नीचे टोटल वैल्यू, ऊपर 4 और 4 + 3 7 नीचे। यहाँ पर क्या आ जाएगी? A की वैल्यू 2, 2 + 3 5, ठीक है। और बीच में हम किसे लिखेंगे? 1/1 है तो A को ले रहे हैं तो ये आगे वाला A हो गया, अपॉन 1 + 1 2। अब यहाँ से माइनस करके यहाँ और यहाँ से माइनस करके यहाँ कर देंगे, बट ठीक है। तो 4/7 में 1/2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 दूनी 8 और ये 7, यानी 1/7 दूनी 14 हो जाएगा नीचे। यहाँ कितना आ जाएगा? नीचे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 और ये 4, यानी बचेगा 1।
है ना। अब ये 14 इधर आ जाएगा और 10 उधर चला जाएगा क्योंकि बटे में है, 1/10 भी बटे में है और 1/14 भी बटे में है। तो जब इनका रेशियो निकालोगे तो 14 इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा। अब यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 7:5 हमारा आंसर आ जाएगा, 7:5 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। आज मोस्टली उस तरह के क्वेश्चन है ये जो कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, 15 लीटर वाले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या क्या है, अल्कोहल और वाटर। टोटल मिश्रण कितने का है, 15 लीटर का है। ठीक है, कितना है, 1:4, 1:4 के रेशियो में है। ठीक है, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, इसमें वाटर मिला रहे हैं 3 लीटर, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज हमें बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अल्कोहल और वाटर निकाल लेते हैं। ये क्या है, 4 + 1 5, 5 का मान दिया है 15, 1 का मान कितना आ जाएगा 3, यानी अल्कोहल कितना है 3 लीटर और 3 चौके 12 क्या हो गया वाटर, 12 + 3 15 हो गया वापस से, है ना। तो अब अल्कोहल तो 3 है लेकिन वाटर 3 लीटर और ऐड कर दिया तो 12 लीटर तो था, 3 लीटर और आ गया यानी कितना हो गया 15 लीटर हो गया। तो यहाँ पर देखो रेशियो कितना आ गया, 1:5 आएगा, 3 से 15 कटेगा 1:5 आएगा। अल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है तो अल्कोहल कितना है 1, कितने में से 1 + 5 6 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है ना, और 1/6 का मतलब हमें पता है कितना होता है 16 से ही 2/3% है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, 180 रुपए पर केजी और 280 रुपए पर किलोग्राम लागत वाली दो किस्म की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए। ये भी देखो रेशियो वाले एलिगेशन वाले ही क्वेश्चन है। 180 रुपए पर केजी का चावल है, दूसरा है 280 रुपए पर केजी का चावल है। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 320 में दर पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ये हमारा क्या दिया है सीपी, ये क्या दिया है सीपी, लेकिन 320 रुपए की दर पर बेचने पर ये क्या दिया है एसपी। तो यहाँ पर सीपी है, ये भी सीपी है, इसका मतलब बीच में जो आएगा यहाँ भी क्या रखेंगे सीपी रखेंगे। ठीक है, तो पहले ये जो एसपी है इसे सीपी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, 20% का प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो 320 है ये एसपी है तो सीपी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100/120 से गुणा कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट 20% है और एसपी से सीपी में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, इसीलिए 120 नीचे है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 × 12 4 × 8 32। ठीक है, तो कितना आ गया 800/3। ठीक है, 800/3 आ गया। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 800/3। बट ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर 800/3 है, माइनस करने में दिक्कत आएगी तो हमने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 3 का इसमें कर दिया, 3 का इसमें कर दिया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 0, 8 3 8 24 3 2 5 540। यहाँ वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 3 8 24 3 दूनी 6 7 8 840 ये हो गई। बीच में कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया 800 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ से माइनस करोगे 840 में 800 जाएंगे बचेगा 40। ठीक है, और यहाँ पर 800 में से 540 माइनस करोगे यहाँ पर कितना बचेगा तुम्हारा 60 जुड़ेगा तो हो गया 600 और 200 ये यानी कि 260 रुपए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4:26, 4:26 2 से और कट जाएगा यानी 2:13, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2:13 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलिगेशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अपने चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, तांबा और एल्यूमिनियम के 200 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। ठीक है,
तो अगर तांबे की बात करें तो तांबा कितना है 30%। मिश्रण किसका है, तांबा और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 30% तांबा है तो 70% एल्यूमिनियम हो जाएगा। पर ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका रेशियो कितना निकल के आएगा, 3:7 निकल के आ जाएगा। इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए, मतलब एल्यूमिनियम मिला रहे हैं जिससे कि तांबा कितना हो जाए 20%, है ना। तांबा कितना हो जाए 20% हो जाए। अब तांबा 20% हो जाए इसका मतलब एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो इसमें कितना एल्यूमिनियम मिलाना है ये हमें बताना है, ताकि तांबा 20% हो जाए तो एल्यूमिनियम ऑटोमेटिक 80% हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रेशियो देखो कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें ध्यान रखना है मिला क्या रहा है। तो यहाँ पर देखो कि एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम पहले 7 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, है ना। लेकिन यहाँ तो मिला रहे हैं तो ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर देखो तांबा पहले 3 था, अब कितना बचा 1। अब तांबे के साथ कोई छेड़खानी नहीं है तो तांबा इक्वल होना चाहिए। तो तांबे को हम इक्वल कर लेंगे, मतलब यहाँ 3 है तो इस 1 को भी 3 बना लेंगे, मतलब यहाँ पर 3 का गुणा दोनों साइड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 3 चौके 12 हो गया। और ठीक है, तो पहले 3 था अभी भी 3 है, 7 था बढ़ के हो गया कितना 12 हो गया बढ़ के। ठीक है। तो बढ़ा कितना 5 बढ़ा, बढ़ा कितना 5। तो अब हमें इस 5 की वैल्यू निकालना है, कितना इस 5 की वैल्यू निकालना है, अपना काम हो जाएगा। बट ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 + 3 10, 7 + 3 10। ठीक है। और इस 10 की वैल्यू दी है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो इस 10 की वैल्यू दी है 1000 ग्राम, मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी है 100 ग्राम। और हमें 5 की वैल्यू निकालना है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी किसकी वैल्यू निकालना है हमें, तांबा और एल्यूमिनियम के अच्छा 200 ग्राम है ना ये, हाँ 200 ग्राम है, 10 से कटेगा तो ये 200 ग्राम बचेगा। ठीक है। 5 की वैल्यू निकालना है ना। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 × 5 1000 ग्राम। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1000 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो, है ना। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चनों में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 रुपए कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपए वाली 15 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाकर संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत कितनी होगी। ठीक है। अब यहाँ से एवरेज के क्वेश्चन है। वो कह रहा है 8 रुपए कीमत वाला 10 किलोग्राम, ठीक है, और 10 रुपए की कीमत वाला 15 केजी गेहूं, इन्हें मिला देना है और फिर एवरेज निकालना है। तो 8 रुपए के हिसाब से 10 किलोग्राम खरीदोगे तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे 80। 10 रुपए के हिसाब से 15 केजी खरीदोगे तो कितने खर्च हो जाएंगे 150। यानी टोटल खर्चा अगर देखोगे तो 8 5 13 यानी 230 रुपए तुम्हारे खर्च हो गए, खर्च हो गए 230 रुपए, है ना। एवरेज निकालना है, टोटल सामान कितना लिया 10 + 15 यानी कि 25, 25 से कर दिया भाग। ठीक है। अब 25 से काटोगे तो 25 90 225 बचा कितना 5 बचा, है ना। पॉइंट लगेगा तो 50 हो जाएगा और 25 दूनी 50, 9.2 केजी आ जाएगा, 9.2 केजी। ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा एवरेज आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह के एवरेज भी पूछे जाते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, A/B 3:4 दिया है, B/C 5:7, C/D 8:9 और A/D हमें निकालना है। ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी और NTPC के प्री के पेपर में अक्सर देखे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है ना। देखते हैं कौन देता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि 2 व्यक्तियों की मासिक आय 5:3 है, उनका खर्च 9:5 है, यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति हो गया, ये मान लो दूसरा व्यक्ति हो गया। ठीक है। अब वो कह रहा है लास्ट में पहले देखते हैं 1300 और 900 की बचत करते हैं, तो पहले बचत पे आते हैं। ठीक है। बचत पे आते हैं, ये कितने की बचत करता है 1300 की, ये कितने की बचत करता है 900 की। और ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर उनकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय 5:3
और खर्च कितना है 9:5। तो अगर यहाँ पर हम इनका रेशियो निकालें, ठीक है ना, यानी कि ये बचत होगी इसकी और ये बचत होगी इसकी, बचत में अगर हम खर्च को ऐड कर दें तो अनुपात हमारा आय के बराबर हो जाएगा, है ना। तो बचत में क्या करें, खर्च को ऐड कर दें, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5, लेकिन हम ऐसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये 9 और रेशियो 5 रेशियो में है, तो हमें इसके साथ एक्स लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गई, अब बचत प्लस खर्च, बचत और खर्च को जोड़ा हमने तो क्या आ जाएगा, हमारा आय आ जाएगा। यानी ये जो अनुपात निकल के आएगा ये आय का अनुपात होगा, और आय का अनुपात दिया है 3:5। और ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 00, 9 तिया 27 एक्स बराबर 5 9 45 100 प्लस 5 का 25 एक्स, ठीक है। अब ये 25 एक्स इधर आएगा तो बचेगा 2 एक्स बचेगा, ठीक है ना। 2900 इधर जाएगा तो 4500 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 और 1 6, कितना बचेगा, 600 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 600 कटेगा, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो निकालना क्या है, अब हमें निकालना है उनकी आय, बताना है आय कितनी है। तो अब जैसे पहले की आय निकालना है, पहले वाले व्यक्ति की आय निकालना है, तो पहले वाले व्यक्ति की आय कितनी हो गई, 1300 प्लस 9x, है ना। तो पहले 9x निकाल लो, x की वैल्यू 300 है तो 9x की वैल्यू 9 तिया 2700, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं पहले व्यक्ति की 1300 रुपये उसकी बचत थी और 2700 रुपये उसने क्या किए, खर्च किए। यानी उसने टोटल कितना कमाया, टोटल कमाया 4000 रुपये, ठीक है। तो पहले वाले की कितनी, 4000 होना चाहिए, पहले वाले की 4 एक ही में है तो दूसरे वाले के निकालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो इस तरह करके रेशियो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है, 6200 को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में विभाजित करना है, का हिस्सा मतलब बताना है, अलग अलग हिस्सा कितना है। तो इसको क्या करें अपन, प्रॉपर रेशियो में लें। प्रॉपर रेशियो में लेने का मतलब 2 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा। तो हम क्या करें, पूरे में 30 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 1/2 में 30 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा हमारा, 15 बचेगा। रेशियो 1/3 में 30 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, 10। 1/5 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, 6। तो ये हमारा आ गया, तीनों का रेशियो आ गया प्रॉपर। अब हिस्सा बांटना है, तो पहले वाले को कितना मिलेगा, पहला वाला है 15, कितना 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 21, 21 में से कितने रुपए बांटना है, 6200, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 प्लस 10 ये कहां पर हो गया अपना, नंबर गलत दिया है क्या इसमें, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 का मल्टीप्लाई किया और 1/2 में 30 का करोगे तो बचेगा 15, 1/3 में 30 का करोगे तो बचेगा 10, ठीक है। 5 6 के 30, ये हो गया। 15 की वैल्यू हमें निकालना है, 15 प्लस 10 हो गया 25, अरे 31, 15 प्लस 10 25 प्लस 6 31, ठीक है। अब 31 से 62 को काटोगे तो 2 बार में कटेगा, ठीक है। और 15 गुणे 200, 15 दूनी 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 3000। तो पहले वाले को कितना मिल रहा है, 3000, है ना। 3000 पहले वाले में खाली इसी में है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे को 2000, तीसरे को 1200। दूसरे वाले को निकालना है तो दूसरा वाला कितना है, 10, ठीक है। दो तीनों को जोड़ोगे 15 प्लस 10 हो गया 25 प्लस 6 31, यहाँ पर लिख दोगे कितना, 6200 रुपए बांटना है, 31 से कटेगा 200 बार में, 200 प्लस 10 2000, ठीक है। तो तीनों को आ जाएगा, लेकिन जब हमें एक मिल गया और यहाँ पर पहले वाले में 3000 केवल एक ही में है तो पहला वाला आंसर लगा देंगे हम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, है ना। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में, ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, हर बार आते हैं, है ना। और बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। बी और सी 12 दिनों में करते हैं और सी प्लस ए 8 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहला स्टेप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ए प्लस बी कितना है, 3 है। बी प्लस सी कितना है, 2 है। सी प्लस ए कितना है, 3 है, ठीक है।
अब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और बराबर में 3 प्लस 3 6 2 8 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 8 काटोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों का ही निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 4 हमें दिया है। टोटल वर्क कितना है, 24। 24/4 करोगे तो 4 छंग 24, यानी कितने दिन आ जाएंगे, 6 दिन आ जाएंगे आपके। ठीक है ना। चलो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसे करने में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, और बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6 और 12 पंचे 60। ठीक है, अब उसने क्या कहा, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 60 हो गया, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे बी 9 दिनों तक काम करता है ना। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5, तो 9 दिन में कितना कर लेगा, 45 कर लेगा। कौन, बी। ठीक है, एक दिन में 5 कर रहा है तो 9 दिन में 45 कर लेगा। तो बचा काम कितना, बचा काम कितना, 60 में से 45 माइनस करोगे 15, और ये 15 काम कौन करेगा, ये 15 काम करेगा तुम्हारा ए, है ना। और ए एक दिन में कितना करता है, 3, यानी ए को कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 5 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के आते हैं बहुत। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है। तो कार्यक्षमता वाला क्वेश्चन है, ए 9 दिनों में कर सकता है, तो सीधी सी बात है, अगर ए 9 दिनों में कर सकता है, बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है ना, तो 100/150 कर देंगे। 0 से 0, 3 3 9, 3 5 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 दिन। तो बी कितने दिनों में कर लेगा, 6 दिन में कर लेगा। सीधी सी बात है, बी की क्षमता ज्यादा है तो ए से कम दिन लगाएगा काम करने में। बट ठीक है, तो ए अगर 9 दिन में करता है तो बी 6 दिनों में करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं। ठीक है, मतलब एक पाइप है, एक पाइप ए है, ये कितनी देर में भरता है, 3 घंटे में। एक पाइप बी है, ये कितनी देर में भर रहा है, 4 घंटे में भर रहा है। ठीक है, और एक निकासी नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। नल एक सी लगा हुआ है जो कि 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो हमने उसे ले लिया माइनस में। बट ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा भरने में, 3 4 2। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम टाइम एंड वर्क की तरह करेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 4 से काटोगे 4 3 12, 2 से काटोगे 2 6 12। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए कितना है, 4, बी कितना है, 3, और सी कितना है, यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि खाली करने वाला है। ठीक है, तीनों का साथ में ही निकालना है। ए प्लस बी माइनस सी क्यों, क्योंकि सी खाली करने वाला है। तो 4 3 7 और माइनस 6, यानी बचेगा कितना, 1 बचेगा, है ना। टोटल वर्क कितना है, 12। ए बी सी तीनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 1, तो कितने दिन लगेंगे, 12/1, यानी कि 12 घंटे लगेंगे काम को कंप्लीट होने में, यानी टंकी भरने में। ठीक है, चलो तो ये टंकी खाली करने वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो एक ये वाला क्वेश्चन। देखो, 2 पाइप पी और क्यू एक साथ किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, पी प्लस क्यू किसी टंकी को कितनी देर में भर रहे हैं, 20 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है ना, पी अकेला 30 मिनट में भर सकता है, तो क्यू अकेला कितनी देर में भरेगा। क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 60, 2 3 6, 3 दूनी 6, यानी कि पी प्लस क्यू कितना आ गया, पी प्लस क्यू आ गया 3, पी कितना आ गया, एक दिन में करता है 2, तो क्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पी की वैल्यू इसमें रख देंगे, क्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60। हमें क्यू का निकालना है कितने दिनों में करता है, क्यू एक दिन में 1 करेगा, यानी उसे टोटल 60 मिनट का टाइम लगेगा। आंसर कितना हो जाएगा, 60। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
जल्दी जल्दी करना है ताकि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन, भाई रिवीजन करने का मतलब होता है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, ठीक है। इसीलिए 1 घंटे में अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह अपनी गति को दोगुनी कर दे तो उसे 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, यानी यहां से हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 20 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 2.5, पॉइंट हटेगा 0, है ना। 25 अट्ठे 200, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो भाग रहा है। अब वो कह रहा है स्पीड दोगुना कर दो, यानी 8 की जगह अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। बट ठीक है, कितनी डिस्टेंस तय करना है उसे, 32 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तब फिर कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 32, स्पीड कितनी हो गई 16, 16 दूनी 32 यानी कि 2 घंटे लगेंगे उसे। तो आंसर कितना आ गया, 2 घंटे आंसर आ जाएगा। बट ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी देर मतलब लगेगी उसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए विश्राम करता है। चलना कितना है 5 किलोमीटर, इसका मतलब 4 बार उसने विश्राम किया होगा, ठीक है। 5वीं बार में तो वो पहुंच ही गया, तो 4 बार में विश्राम किया होगा, यानी कि 4 बार विश्राम किया होगा और हर बार 5 मिनट विश्राम किया होगा, तो 5 चौके 20 मिनट। ये तो हमें बाद में ऐड कर देना है, ठीक है। हमें खाली ये निकालना है कि 5 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम दिया, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, स्पीड स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 1/2 घंटे। 1/2 घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट तो लगेंगे 5 किलोमीटर जाने में, ठीक है, और 20 मिनट विश्राम करने में। तो 30 + 20 कितना हो जाएगा 50, यानी टोटल टाइम कितना लग जाएगा 50 मिनट का समय लग जाएगा उसे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। गला थोड़ा सा, गले में खराश आ रही, ठीक है। चलो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में कवर कर लेंगे, जितने क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है ना। अच्छे से तैयारी करते रहिए, बढ़िया से तैयारी करिए ताकि सिलेक्शन हमारा इसी साल हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए।